डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। हमास के खिलाफ चल रही युद्ध संकट के बीच इसराइल विभिन्न खतरों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पहली बार अपनी सक्रिय युद्ध सेवा में अत्याधुनिक लेजर हथियार प्रणाली, जिसे आयरन बीम कहा जाता है, को तैनात करने के लिए तैयार है। ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर के अनुसार सिस्टम, जिसके कई वर्षों तक सेवा में आने की उम्मीद नहीं थी, इजरायली एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली के कम दूरी के घटक के रूप में कार्य करेगा, जो आने वाले रॉकेट, ड्रोन, तोपखाने को मार गिराने में सक्षम है। आयरन बीम आधिकारिक तौर पर मैगन या लाइट शील्ड एक निर्देशित ऊर्जा हथियार वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका अनावरण 11 फरवरी 2014 को इजरायली रक्षा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा सिंगापुर एयर शो में किया गया था। सिस्टम को कम दूरी के प्रोजेक्टाइल को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जो कि आयरन डोम सिस्टम के प्रभावी ढंग से अवरोधन के लिए बहुत करीब है। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर 4.3 मील तक है और यह मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी को भी निशाना बना सकता है। एरो 2, एरो 3 डेविड स्लिंग और आयरन डोम के साथ आयरन बीम इजराइल की एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली का छठा तत्व होगा। आयरन बीम हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का उपयोग करता है। ये एक स्टैंडर्ड अलोन प्रणाली के रूप में या वायु रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में बाहरी संकेत के साथ काम कर सकता है। एक निगरानी प्रणाली द्वारा खतरे का पता लगाया जाता है और संलग्न करने के लिए वाहन प्लेटफॉर्मों द्वारा ट्रैक किया जाता है। पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना में निर्देशित ऊर्जा हथियार का उपयोग करने के मुख्य लाभ प्रति शॉट कम लागत, असीमित फायरिंग, कम परिचालन लागत और कम जनशक्ति है। संरक्षित क्षेत्र पर गिरने वाला कोई इंटरसेप्टर मलबा भी नहीं है। 2016 में लेज़र पावर का स्तर 10 किलोवाट बताया गया था। 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आयरन बीम की अधिकतम प्रभावी सीमा 7 किलोमीटर तक होती है और यह जुड़वा उच्च ऊर्जा फाइबर ऑप्टिक लेज़र के संपर्क में आने के लगभग 4 सेकंड बाद मिसाइलों, यूएवी, ड्रोन और मोटार गोले को नष्ट कर सकता है। 2023 तक ऊर्जा का स्तर 100 किलोवाट या उससे अधिक तक पहुंच सकता है और सिस्टम 10 किलोमीटर 6.2 मील की दूरी पर एक बीम को एक सिक्के के व्यास पर केंद्रित कर सकता है। आयरन बीम को 2016 तक मुख्य रूप से इजरायली रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसमें राफेल सिस्टम की सीमा बढ़ाने और प्रोटोटाइप को और विकसित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा था। दिसंबर 2022 में राफेल और लॉकहीड मार्टिन ने आयरन बीम परियोजना पर आधारित एक लेजर रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास की घोषणा की। इसका उद्देश्य सॉलिड स्टेट लेजरों की एक जोड़ी की एक प्रणाली का उत्पादन करना है, जो संयुक्त होने पर 300 किलोवाट तक की शक्ति बढ़ा सकता है और एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को जलाने के लिए एक से अधिक बीम का उपयोग कर सकती है। नौसेना संचालन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। इजराइल के राफेल ने भी अतीत में जहाज सुरक्षा के समर्पित प्रणालियों की एक श्रृंखला का अनावरण किया था। अपने आयरन बीम भूमि आधारित लेजर इफेक्टर के विकास का लाभ उठाते हुए हाइफा आधारित कंपनी ने नेवल आयरन बीम विकसित किया, जिसका उद्देश्य नौसेना के जहाज़ों को खतरों की एक श्रृंखला से बचाने के लिए स्थापित किया जाना था। इस प्रकार का प्रभाव कारक विशेष रूप से ड्रोन के झुंड द्वारा किए गए संतुलित हमलों से निपटने के लिए उपयुक्त है। पहला नियोजन अनुप्रयोग इजरायली नौसेना का भविष्य का रिसेफ श्रेणी का कॉर्वेट था। भूमि आधारित संस्करण पर पहले से ही किए गए परीक्षण और लाइव फायरिंग अभियानों का लाभ उठाते हुए राफेल ने विशिष्ट समुद्री वातावरण पर अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। यह बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रयोगशालाओं और क्षेत्र परीक्षण की एक श्रृंखला पर काम कर रहा है। प्रत्येक ऊर्जा हथियार उस वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करेगा, जो कार्यात्मक एकीकरण गतिविधियों के अलावा चुनौतीपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला बनाता है, जो नई हथियार प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। राफेल स्थिरीकरण मुद्दे पर भी काम कर रहा है। लेजर हथियार में एक महत्वपूर्ण बिंदु जहां ऊर्जा को कुछ समय के लिए लक्ष्य पर केंद्रित किया जाना चाहिए। भूमि संस्करण के साथ प्राप्त समान सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का विकास और परीक्षण किया गया है। अभी जो इजराइल यूज़ कर रहा है वो है आयरन डोम। आयरन डोम की कैपेसिटी कुछ 100 रॉकेटों को रोकने की तो है, पर अगर स्वाम की तरफ 500 से हज़ारों अगर एक साथ रॉकेट आए तो उसकी क्षमता लिमिटेड हो जाती है। पर अब जब ये आयरन बीम आ जाएगा तो आयरन बीम से क्या है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें बहुत ही कॉस्ट जो है बहुत मिनिमम है, और इससे क्या होता है कि वो एक लेज़र जो पड़ती है तो उससे जितने भी रॉकेट अगर उधर से दुश्मन की तरफ से आए उनको वो राख कर सकता है कुछ ही मिनटों में। अभी जो इजराइल है वो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इंटरसेप्टर के रूप में, और जो हमास जो रॉकेट उधर से भेज रहा है वो तो बहुत ही सस्ते और निम्न क्वालिटी के हैं, बट उसको मारने के लिए इजराइल को लाखों रुपए की अपनी जो है मिसाइलें खर्च करनी पड़ी हैं, जो युद्ध को एक बहुत बड़ा
झटका दे सकती है, क्योंकि इसराइल की इससे इकनॉमी भी थोड़ा ढीली पड़ सकती है। इसलिए जो अब इसराइल ने अपना आयरन बीम निकाला है, उससे इसकी काट समझा जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत ही सस्ते दर पे जो है रॉकेट, चाहे वो 5 से 5,000 आ जाए, उनको आराम से मार गिरा सकता है। आइए हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गाजा में जारी हिंसा पर सोमवार रात लाया गया रूस का प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल रूस के प्रस्ताव में गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की गई थी, लेकिन इसमें हमास या उसके द्वारा इजरायली नागरिकों पर किए गए बर्बर हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। ऐसे में पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देशों ने मतदान किया। वही 4 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूसी प्रस्ताव के समर्थन में जिन देशों ने वोट किया उनमें चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन शामिल हैं। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस शामिल हैं। 6 अन्य देश मतदान में शामिल ही नहीं हुए। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई को लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम निकाय सुरक्षा परिषद, जिस पर वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह इस हिंसा को रोकने में विफल रही है। बीती 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजरायली सीमा में घुसकर 1400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं इसराइल के जवाबी हमले में अब तक गाजा पट्टी में 2750 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। गाजा पर रूसी प्रस्ताव पर मतदान से पहले रूसी राजनयिक वेसिली नेबजिया ने सदस्य देशों से समर्थन मांगते हुए कहा कि गाजा संकट अभूतपूर्व है और इसमें हताहतों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। रूसी राजनयिक ने इसराइल और गाजा में आम नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की। वहीं रूसी प्रस्ताव खारिज होने के बाद वेसिली नेबजिया ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के स्वार्थों की बंधक है और यह बीते दशक की सबसे गंभीर हिंसा रोकने के लिए एकजुट संदेश देने में विफल रही है। वहीं अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूसी प्रस्ताव में हमास का जिक्र ही नहीं है, जबकि हमास ने इजरायली नागरिकों, यहूदियों को तबाह करने की नीयत से हमला किया। रूस हमास की निंदा नहीं कर रहा, इस आतंकी संगठन के बर्बर कृत्य का बचाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमास के हमले की वजह से ही गाजा में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है। अमेरिकी राजदूत ने गाजा में जारी हिंसा की भी निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि आतंकी हमले का जवाब देना इसराइल का अधिकार है। ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड ने रूसी प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि इसराइल पर हुए उसके इतिहास के सबसे बर्बर हमले को इस प्रस्ताव में नजरअंदाज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।